गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, मोशन इन प्लेन में हम लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा था और वेक्टर का एडिशन हम दो मेथड से कर सकते हैं। एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने कहा था कि आपके पास अगर दो वेक्टर हैं और दो वेक्टर्स का आपको सम करना है, रिजल्टेंट निकालना है, तो वहां पे आप उन दोनों वेक्टर्स को किस तरह से रखेंगे। एक वेक्टर का तो हेड होना चाहिए, दूसरे का टेल होना चाहिए। इस तरह से आप उन दो वेक्टर्स को रखेंगे और जो उनका रिजल्टेंट आएगा, उनका रिजल्टेंट एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल की तरफ मूव करेगा, तो वो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा। एक बार पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन शुरू करने से पहले एक बार उस पर थोड़ा सा हम बात कर लें। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। मान लो दो वेक्टर हैं हमारे पास, ए और बी। ए वेक्टर और बी वेक्टर, उन दोनों का हमें सम करना है। तो आप ए वेक्टर वी हैव टू ए प्लस बी, हमें ए प्लस बी करना है। तो यहां आप पहले ए को रखेंगे एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए। इस तरह से हमने ए को रखा। इस ए में हमें बी को ऐड करना है, तो अब आप बी को रखेंगे। देखिए, ए की टेल ये है, ए की हेड ये है। यहां पे आप हेड पे, ए की हेड पे बी को रखेंगे और इस तरह से रखेंगे कि जहां पे ए की हेड है वहां बी की टेल होनी चाहिए। तो हम रखेंगे कुछ इस तरह से। दिस इज द वेक्टर बी। इस पॉइंट पे ए की हेड और बी की टेल आई है हमारे पास। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, वो रिजल्टेंट मूव करेगा। हमने किया है ए से बी, तो रिजल्टेंट भी मूव करेगा ए से बी। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी ए टू बी, और यहां जो होगा वो होगा ये। मतलब रिजल्टेंट का जहां टेल, वहीं दूसरे वेक्टर का भी टेल होगा, यहां देखिए आप। और जहां हेड, वहां दूसरे वेक्टर का हेड होगा। ये हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में देखा था। और ये तीनों ने मिलके कुछ ऐसा लगा कि जैसे ट्रायंगल की तीनों साइड फॉर्म हो गई हो, ए बी और ये आर। इसीलिए हमने इस मेथड का नाम दिया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज जो हम बात करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें क्या करना है, मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर है। सपोज वी हैव टू वेक्टर ए एंड बी, ए एंड बी, और इन दोनों वेक्टर्स का हम सम करना चाहते हैं। वी वांट टू डू सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, टू डू सम ऑफ दीज वेक्टर्स। तो यहां क्या आएगा, ए और बी दोनों वेक्टर प्लेन में हैं, ये बात ध्यान रखना, सेम प्लेन में है। और अगर दो वेक्टर सेम प्लेन में हो तो हम उनका नाम देते हैं कोप्लेनर। तो ए और बी दोनों कोप्लेनर वेक्टर हैं। अब ए और बी का हमें सम करना है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में तो हमने जहां एक का हेड था वहां दूसरे का टेल रखा था, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम दो वेक्टर्स को इस तरह रखेंगे
कि दोनों वेक्टर्स की टेल कोइंसाइड करें, दोनों वेक्टर्स की टेल एक ही पॉइंट पे आनी चाहिए। ये कंडीशन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की है। नाउ बाय यूजिंग पैरेललोग्राम law of vector addition, by using law of vector addition we will find out sum of these two vectors। हम इन दोनों वेक्टर्स का सम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इस पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की कंडीशन ये है, फॉर दिस we will put tail of both vector at a single point, मतलब यहां पे दोनों की टेल एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करनी चाहिए। अगर आपने ए को कुछ इस तरह से रखा तो यहां ये टेल हो गई है कि ये हेड हो गया ए का, इस टेल पे ही बी की भी टेल आनी चाहिए। ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की कंडीशन है। तो इसी पॉइंट पे, इसी ए की टेल पे बी की भी टेल आएगी, और हमने बी को रखा कुछ इस तरह से। इस पॉइंट पे बी और ए दोनों की टेल कोइंसाइड कर रहे हैं, और हमने इसका नाम दे दिया ओ। अब ये जो दो साइड आई है ए और बी, ये कुछ ऐसे दिख रही है जैसे ये एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड हों। कैसे दिख रही है? अगर मैं इसको आगे की तरफ इस तरफ एक्सटेंड कर दूं और इसको इससे मिला दूं, तो यहां पे ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो गई है। इसी कारण से हमने इस मेथड का नाम दिया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि यहां हमारे पास पैरेललोग्राम फॉर्म हो गई है। नाउ दीज टू वेक्टर्स A and B is placed such that they form two adjacent side of parallelogram। ये पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड फॉर्म कर रही हैं। अगर हम इनको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें इस तरह से, तो यहां पे ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बनेगी, और इसीलिए हमने इस मेथड का नाम दिया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन ध्यान रखिए, अभी से हमने रिजल्टेंट कहीं नहीं दिखाया है, अभी से सिर्फ ए और बी ही दिखाया है। जो रिजल्टेंट आएगा इन दोनों का, वो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से आएगा कि ये जो कॉमन पॉइंट था, कॉमन ओरिजिन था दोनों का, ए और बी का, इन दोनों के कॉमन ओरिजिन से जो डायगोनल बनेगा, डायगोनल तो ये भी बन सकता है और डायगोनल ये भी बन सकता है, लेकिन जो डायगोनल इस कॉमन ओरिजिन से जाएगा उस डायगोनल के अलोंग हमारा रिजल्टेंट होगा, वही डायगोनल इन दोनों का सम रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो डायगोनल आया, जो
इन दोनों के कॉमन ओरिजिन से, जहां दोनों की टेल रखी थी, वहां से जो डायगोनल जाएगा दैट विल रिप्रेजेंट सम ऑफ टू वेक्टर्स a प्लस b. So the diagonal which start from common point O will represent resultant of these two vectors a and b, will represent sum of or resultant of these two vectors. इन दोनों वेक्टर्स का सम या रिजल्टेंट ये डायगोनल आपको प्रोवाइड कराएगा। और ये कौन सा डायगोनल है? जो इस कॉमन पॉइंट से स्टार्ट हुआ था वो। ये था आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका नाम पैरेललोग्राम क्यों रखा गया, इसका नाम ट्रायंगल लॉ क्यों रखा गया, ये आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहां हमारे पास ट्रायंगल फॉर्म होती है तो हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यहां हमारे पास पैरेललोग्राम फॉर्म होती है तो इसका नाम दिया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये था हम कैसे दो वेक्टर्स का सम कर सकते हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर। अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। हम दो वेक्टर्स को माइनस कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। देखिए इन्हीं दोनों ही मेथड का हम यूज करेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि ये तो एडिशन के लिए आपने लिखा है, हम इन्हीं का यूज करेंगे, लेकिन यही दोनों मेथड हमें सब्ट्रैक्शन प्रोवाइड कराएंगे दो वेक्टर्स का। कैसे कराएंगे देखिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में मान लो सबसे पहले सपोज वी हैव टू वेक्टर्स a एंड b। अगर आपको सम आ गया है तो आप सब्ट्रैक्ट बहुत इजीली कर पाएंगे। सबसे पहले ट्रायंगल लॉ से हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। आपके पास दो वेक्टर हैं a और b, पहले आप इन दोनों वेक्टर्स का सम कर दीजिए। एडिशन तो आपने सीख रखा है, तो वो जब आप एडिशन करेंगे तो आपने a को रखा इस तरह से और b को रखा ऐसे, दोनों का रिजल्टेंट आ गया है ये R1 इसका नाम दे दो, R1 इक्वल्स टू A प्लस B। यहां हमने दोनों का सम किया है। अब हम चाहते हैं कि हम A प्लस B नहीं A माइनस B करें। नाउ we want to subtract b from a। हम a में से b को माइनस करना चाहते हैं, इसका मतलब हम चाहते हैं कि a माइनस b। जब हम दोनों का माइनस करेंगे तो इसके कोरस्पोंडिंग रिजल्टेंट का नाम दे दिया R2। ये हम चाहते हैं, ये सब्ट्रैक्शन ही तो है। तो इसमें क्या हम इसको कुछ इस तरह से नहीं लिख सकते, थोड़ा सा मॉडिफाई फॉर्म में? और देखिए कैसे लिखेंगे, R2 इक्वल्स टू A, यहां पे थोड़ा सा चेंज करेंगे और हमने लिखा प्लस माइनस B। बस इतना ही चेंज हमें करना है कि यहां से हमने R2 को इस तरह से लिख दिया है A प्लस माइनस B। अब आप देखिए हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है,
बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, अदरवाइज जो चीज पहले थी वो अब भी वही चीज है। अब भी हम a माइनस बी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब यहां से रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे? यहां पे देखिए, यहां भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि हम दो वेक्टर्स का सम कर रहे हैं, a और माइनस बी का सम कर रहे हैं। यहां हमने सम किया था a और b का, a और b का। यहां हम सम कर रहे हैं a और माइनस b का। इसका मतलब a जो था यहां पे हमारा, यहां कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब a के सामने प्लस होगा, यहां भी a के सामने प्लस था। तो यहां जो a की डायरेक्शन थी जब हमने सम किया था, माइनस करेंगे तो भी a की डायरेक्शन यही रही, यहां तक ठीक है। लेकिन जैसे ही हम b पे पहुंचेंगे, यहां हमने b के ऊपर किया प्लस b, लेकिन यहां कर रखा है माइनस b। इसका मतलब b की जो डायरेक्शन थी वो पहले प्लस में थी, अब b की डायरेक्शन माइनस में कर दीजिए, बस इतना ही फर्क है। क्या मैं इस b की डायरेक्शन को अपवर्ड में पॉजिटिव मान लूं और डाउनवर्ड में मैं नेगेटिव मान लूं, तो यहां हमारे पास आएगा, ये जो हमने लिखा है कुछ इस तरह से है, a, ये आपका a वेक्टर था, ये b था, दोनों का रिजल्टेंट किया तो हमारे पास आया r इक्वल्स टू a प्लस b। भाई वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी ना, तो इसकी डायरेक्शन ये प्लस x में दिख रहा है तो इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव, b y में दिख रहा है और प्लस y में है तो ये भी पॉजिटिव। लेकिन अब की बार हमें माइनस करना है, और माइनस का करने का तरीका क्या अपनाया? a प्लस माइनस b। कहने का मतलब जो b अब तक प्लस में था उसको माइनस में कर दो, तो हमारे पास b जो आएगा वो आएगा कुछ इस तरह से, इससे बिल्कुल अपोजिट आएगा। दिस इज योर b एंड दिस इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब आपके पास ये दो वेक्टर बन गए, a और ये है माइनस b, क्योंकि डायरेक्शन डाउनवर्ड तो ये माइनस। अब इन दोनों वेक्टर a और b दोनों का आपको रिजल्टेंट निकालना है। दोबारा से a के टेल से b के हेड की तरफ हम बढ़ेंगे, और ये जो वेक्टर आएगा, दिस वेक्टर विल रिप्रेजेंट सबट्रैक्शन ऑफ a एंड b। r2 इक्वल्स टू a प्लस माइनस b। भाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किया है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यहां भी बीच में प्लस का ही साइन है, ये तो माइनस b के आगे है। सम तो हमने अब भी a और माइनस b का किया, बस यहां था a और b का, यहां सम है a और माइनस b का। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, अब a माइनस b, क्या हमारे पास ये रिजल्टेंट r2 इक्वल्स टू a माइनस b, ये नहीं आ गया है? और क्या हमने ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से नहीं किया, बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये चीज हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से सोल्व की। अब दूसरा मेथड था ऐड करने का, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम से जब हम करेंगे तो यहां आप देखिए क्या करेंगे, बाई पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में हमने क्या किया था, a और b को इस तरह रखा कि दोनों का जो टेल था वो एक कॉमन पॉइंट पे आना चाहिए, दोनों का टेल सेम पॉइंट पे आना चाहिए। यहां भी हम कुछ ऐसे ही करेंगे, मैं यहां बता रहा हूं आपको, इसका जो डायग्राम जो आएगा, रिप्रेजेंटेशन जो आएगी वो मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। मान लो कि आपके पास, हम यही कंडीशन लेके चलेंगे, ए वेक्टर
ये ए वेक्टर और ये हमने लिखा बी वेक्टर। इस कंडीशन में इन दोनों का कॉमन पॉइंट है ये, तो इन दोनों का जब सम करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा और वो रिजल्टेंट का स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये कॉमन पॉइंट। इस कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल निकलेगा कुछ इस तरह से, ये जो आर आया है, ये जो डायगोनल आया है अभी से आपको डायगोनल नहीं दिख रहा है क्योंकि डायगोनल तो या रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो या पैरेललोग्राम हो, अभी से दिख नहीं रही। लेकिन अगर मैं इसको आगे की तरफ एक्सटेंड कर दूं, इस तरह से, और इसको मैं यहां मिला दूं, तो क्या ये आपके पास एक पैरेललोग्राम फॉर्म नहीं हो गई? और इस पैरेललोग्राम का ये आपके पास एक डायगोनल है, दूसरा डायगोनल ये भी हो सकता है, लेकिन हम उस डायगोनल के अलोंग रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेंगे जो डायगोनल कॉमन पॉइंट से, ए और बी के कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होगा, उस डायगोनल के अलोंग हम रिप्रेजेंट करेंगे सम। R1 इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये हमने कर दिया। अब उसके बाद हमारे पास आता है कि हमें अब की बार सम नहीं, हमें चाहिए ए माइनस बी। वी वांट टू डू ए माइनस बी। तो यहां सब्ट्रैक्शन से जो रिजल्टेंट आएगा उसका हमने नाम रख दिया R2। R2 इक्वल्स टू ए माइनस बी। क्या हम इस R2 इक्वल्स टू ए माइनस बी को थोड़ा सा चेंज करके लिख दे जैसे यहां लिखा था, और यहां लिखेंगे R2 इक्वल्स टू ए प्लस माइनस बी। इतना ही फर्क किया है और कोई फर्क नहीं। यहां था R1 इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए के आगे भी प्लस, बी के आगे भी प्लस। यहां हमने क्या कर दिया कि ए के आगे तो प्लस ही रखा लेकिन बी के आगे माइनस कर दिया, बस इतना ही फर्क है। और यहां माइनस करने से क्या डिफरेंस आएगा कि जो डायरेक्शन थी बी की, यहां तक बी की डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में थी तो हमने उसको पॉजिटिव नाम दिया। यहां माइनस बी है, इसका मतलब अपवर्ड में अगर प्लस बी तो डाउनवर्ड में क्या आएगा? माइनस बी। तो यहां सिर्फ आपको बी की डायरेक्शन बदलनी है, बाकी प्रोसेस सेम रहेगा। तो यहां जो बी है, अब की बार बी को आप करिए कुछ इस तरह से, दिस इज द माइनस बी। अब यहां से आप इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करिए और यहां से इसको आप मिला दीजिए। ये जो आपके पास फॉर्म होगी ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म होगी। डायग्राम आप थोड़ा सा देख लेंगे। ये जो आपके पास फॉर्म हुई, जिस तरह से ऊपर की तरफ हुई वैसे ही नीचे की तरफ भी एक पैरेललोग्राम हमारे पास बन गई है। अब हमें करना है a माइनस बी। देखिए दोनों a और माइनस बी का कॉमन पॉइंट ये है, इस कॉमन पॉइंट O पे दोनों की टेल है, तो इस कॉमन पॉइंट से जो डायगोनल निकलेगा उसी डायगोनल के अलोंग हम रिप्रेजेंट करेंगे दोनों का सब्ट्रैक्शन, और ये इसकी डायरेक्शन हो गई। तो इस कॉमन डायगोनल के अलोंग रिजल्टेंट आया और हमने नाम लिखा R2 इक्वल्स टू ए माइनस बी। ये आपके पास दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन आ गया है, और यहां जो सब्ट्रैक्ट हमने कराया वो वेक्टर एडिशन, मतलब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से भी कराया, और हमने
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से भी सब्ट्रैक्शन कराया है। इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, आप अच्छे से समझेंगे तो बिल्कुल समझ आएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर हैं हमारे पास। अब तक हम उन दोनों वेक्टर से मिला के एक वेक्टर फॉर्म करते थे और उस एक वेक्टर का हम नाम देते थे रिजल्टेंट। जैसे ए और बी से मिला के हमने एक वेक्टर फॉर्म किया और उसका नाम दिया रिजल्टेंट। अब की बार हम एक वेक्टर लेंगे और उससे दो फॉर्म करेंगे, तो यही क्या वो एक वेक्टर हमारे पास रिजोल्व नहीं हो गया है, मतलब क्या एक वेक्टर दो में टूट नहीं गया है, इसीलिए हमने नाम दिया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। जैसे हमारा चौक टूट गया है अभी, ये भी एक से दो में टूट गया है, तो ये रेजोल्यूशन ऑफ चौक कहलाएगा। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। मतलब एक और तरीके से आप समझ लीजिए, अब तक आप भैया आप जब अगर ये लिख सकते हैं 3 जमा 2 इक्वल्स टू 5, मतलब इन दो से मिला के जब आप 5 फॉर्म कर सकते हैं, तो क्या आप 5 से इन दोनों को नहीं लिख सकते? आप 5 को भी तो इन दोनों की फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 जमा 2। क्या यहां 5 दो टर्म्स में रिजोल्व नहीं हो गया है? 3 और 2 में रिजोल्व हो गया है, तो ये रिजोल्यूशन ऑफ 5। लेकिन यहां हम ना 5 की बात कर रहे हैं ना चौक की, हम यहां वेक्टर की बात करेंगे। तो यहां हम एक वेक्टर लेंगे और उस वेक्टर को रिजोल्व कराएंगे दो वेक्टर्स में, और वही हमारे पास कहलाएगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब कैसे होगा वो आप देखिए। सो टॉपिक का नाम है हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब की बार पहले देखो, अब तक हम लेते थे ए और बी, अब की बार हम लेंगे आर, और आर की डायरेक्शन ये है आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये है। क्या हम इस आर को रिजोल्व नहीं करा सकते? क्या हम आर को ए और बी की फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो यहां जब हम इस आर को रिजोल्व कराएंगे तो दो कंपोनेंट आएंगे आर के। जैसे चौक टूटा दो पार्ट बन गए इसके, वैसे ही वेक्टर टूटेगा तो दो पार्ट इसके होंगे, दो कंपोनेंट हम उनका नाम देंगे, और वो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर होंगे इसका मतलब एक वेक्टर देखिए, ए तो इस तरह था, ये तो हो गया वेक्टर ए। जो दूसरा वेक्टर आएगा रिजोल्व करने पे वो आएगा ये, और इसका हमने नाम दिया बी। क्या ये ए और बी में 90 डिग्री का एंगल नहीं है? यही दो कंपोनेंट जब हमने एक सिंगल वेक्टर से लिखा तो हम कहेंगे रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, दिस इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर से हमने दो वेक्टर फॉर्म कर दिए हैं, मतलब एक वेक्टर को हमने दो वेक्टर्स में तोड़ दिया है, यही कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब आगे आता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन ए प्लेन। सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट components of a vector in a plane। अब ये क्या है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर? मान लो एक वेक्टर है आपके पास एक प्लेन में, किसी भी प्लेन में, मान लो एक्स वाई में, वाई जेड में, किसी भी मान लो, उस वेक्टर को आप कंपोनेंट्स में रिजोल्व कराओगे। सो सपोज वी हैव ए वेक्टर ए इन ए प्लेन and we resolve
this vector A into two rectangular components, और ये कह लीजिए कि वेक्टर A इंटू टू वेक्टर, यही कह लीजिए इंटू टू वेक्टर्स, एंड दीज टू वेक्टर्स are perpendicular to each other, so we will say these two vectors are rectangular component of vector A। भाई रेक्टेंगुलर में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A, जो रेक्टेंगुलर हमारे पास होती है उसमें एंगल होता है 90। यहां भी जब दो वेक्टर्स को हम एक वेक्टर को दो वेक्टर्स में रिजोल्व करेंगे तो उन दोनों वेक्टर्स में भी एंगल 90 डिग्री होगा। इसी कारण से वहां रेक्टेंगल में भी एंगल 90, दो वेक्टर्स में भी एंगल 90, मतलब रेक्टेंगल की दो साइड के बीच एंगल 90 होता है। यहां दो वेक्टर्स के बीच एंगल 90 है, तो वहां हमने नाम दिया था साइड ऑफ रेक्टेंगुलर, और यहां हमने नाम दिया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। जो दो वेक्टर्स टूटे थे, दो वेक्टर्स हमें मिले थे, उनको हम ये भी कह सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। अब कैसे किया वो आप देखिए। एक वेक्टर ए हम मान के चले हैं जो कि हमारे पास एक प्लेन में है, और प्लेन मतलब हम ये प्लेन मान लें, ये एक्स वाई प्लेन में है। जैसे ये बोर्ड हमारा एक्स वाई प्लेन में है, वैसे ही ये कंपोनेंट भी एक्स वाई प्लेन में है, मतलब इसमें एक्स की भी वैल्यू है और वाई की भी वैल्यू है। अब यहां इस वेक्टर ए को हम कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना चाहते हैं, तो रिजोल्व कैसे करेंगे? यहां आप इस वेक्टर ए की टेल से दो कंपोनेंट, दो लाइन ऐसी ड्रॉ करेंगे कि वो दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। तो यहां पे एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं है? तो हम इनका नाम देंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ये जो कंपोनेंट आया, ये कंपोनेंट आया एक्स एक्सिस में, तो हमने इसका नाम दे दिया ए एक्स, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस। ये जो बनेगा, ये बनेगा कंपोनेंट, ये एक्स एक्सिस है आपके पास, ये जो बनेगा ये बनेगा वाई एक्सिस में है, तो यहां जो कंपोनेंट आएगा उसका नाम दिया कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस। सो ये ए एक्स बना, ये ए वाई बना, मतलब ए वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया, ए एक्स और ए वाई। यहां तक बात ठीक है, लेकिन दो लाइन जो आपस में परपेंडिकुलर हो इस पॉइंट से, वो तो और भी तरह से हो सकती हैं। भाई ये एक वेक्टर था, इस पॉइंट से हमें दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, तो दो परपेंडिकुलर तो ये भी हो सकती हैं। अब भी तो इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल है। और अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ऐसे कर लीजिए, अब भी तो 90 डिग्री का एंगल है। हमने यही क्यों लिया? वो दो परपेंडिकुलर लाइंस इस तरह से होनी चाहिए कि उन दोनों के बीच ये ए आना चाहिए। अगर आपने यहां ड्रॉ करा दिया तो बात ठीक है कि दोनों परपेंडिकुलर हैं,
लेकिन क्या दोनों के बीच ए आया? ए नहीं आया। यहां जब आप ड्रॉ करोगे तो भी ए नहीं आएगा। सिर्फ यही एक तरीका है कि आप इस तरह से और इस तरह से जब रिजोल्व कराओगे तो इन दोनों परपेंडिकुलर लाइंस के बीच ए आएगा। तो यही एक तरीका होता है, उन दोनों परपेंडिकुलर लाइंस के बीच वो वेक्टर आना चाहिए जिसको आपने रिजोल्व कराया है। तो हम ये दो लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर। अब इस ए ने सपोज कर लो ए एक्स के साथ एंगल बनाया थीटा, कुछ एंगल पे है। तो यहां से क्या मैं इस ए एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं? अभी तो हमने माना कि ए को रिजोल्व करा दिया दो कंपोनेंट में, एक्स के अलोंग आया ए एक्स, वाई के अलोंग आया ए वाई, लेकिन इनकी कुछ वैल्यू भी होगी। वो वैल्यू कितनी होगी? मैं यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकता हूं। यहां मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है और इसका नाम ओ दे दो, इसका नाम बी दे दो। ये जो ओ बी आया है यही ए एक्स के बराबर है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो बनेगी आपकी ए एक्स, मतलब कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, और इसका नाम दिया था ए एक्स। ए एक्स कितना है? जितनी ये लेंथ ओ बी है। मैंने बताया था जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतना ही ज्यादा उसकी वैल्यू होगी। ए एक्स की वैल्यू इतनी है ओ बी के बराबर। इस ओ बी को हम नाम दे सकते हैं ओ बी इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पे जो हमने प्रोजेक्शन डाला, और या हम ये नाम दे दे खाली कि OB इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए। ये जो OB है इस पे हमने ये प्रोजेक्शन डाला, ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कराई, हमने इसका नाम दिया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन OB, और हम कह सकते हैं कि OB इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए। सिमिलरली क्या मैं यहां ए से इस पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकता हूं? ये यहां पे भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। अब की बार ये कहलाएगा ये ओ बी सी और इसका नाम दे दो डी। नाउ ओ डी इज प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस। ये है ऑन एक्स एक्सिस, ये है ऑन वाई एक्सिस। सो ये ओ बी और ओ डी हमारे पास आ गया है। इनको बोलने का ये तरीका है कि ओ बी प्रोजेक्शन है ए का एक्स एक्सिस पे, ओ डी प्रोजेक्शन है ए का वाई एक्सिस पे। अब बात कर रहे थे हम कि ए एक्स और ए वाई की वैल्यू कितनी आएगी। क्या यहां पे ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो गई है? ओ बी सी। सो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी सी, इस राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी सी में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है? एक तो ये है हाइपोटेन्यूज ये, और एक ये हमारे पास बेस है। भाई ये थीटा है, थीटा के सामने वाला तो परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा, और ये बनेगा आपके पास हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज है और आपके पास बेस है, ये दो चीजें हैं हमारे पास। इन दोनों चीजों से, इन दो टर्म्स से आप ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा फंक्शन लिख सकते हैं? आप साइन लिख सकते हैं, आप कोस लिख सकते हैं, टेन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? आपको पता है कि कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही एक चीज हमारे पास होती है। तो यहां से इस राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी सी से क्या मैं कोस थीटा नहीं लिख सकता? क्योंकि हमारे पास बेस भी है और हाइपोटेन्यूज भी है। बेस की वैल्यू है ए एक्स,
और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है a, तो यहां से ax इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ गया, ax की वैल्यू चाहिए थी हमें, तो ax इक्वल्स टू a कोस थीटा, ये हमारे पास आ गया। सिमिलरली ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ओ बी सी, सो इसमें फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी सी, अगर यहां एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा। अब यहां थीटा के सामने ये तो आपका परपेंडिकुलर, ये आपका बेस और ये आपका हाइपोटेन्यूज। आपको इस राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी सी में ए वाई पता है और ए पता है, मतलब आपको हाइपोटेन्यूज पता है और आपको बेस पता, सॉरी परपेंडिकुलर पता है। तो यहां आपको पता है परपेंडिकुलर और आपको हाइपोटेन्यूज, तो यहां से आप क्या लिखेंगे, क्या यहां से आप साइन थीटा की वैल्यू नहीं जानते, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यही दो वैल्यू तो हमारे पास हैं। परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए वाई, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए वाई, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है ए, सो यहां से ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा, ये आपके पास नंबर 1, ये नंबर 2। मतलब अब हमें जो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट था उसकी वैल्यू इतनी है, वाई एक्सिस के अलोंग जो था उसकी वैल्यू इतनी है, ये हमारे पास दो कंपोनेंट्स की वैल्यू आ गई है। दूसरा एक सिंपल सा तरीका ये है, अगर मैं आपको एक वेक्टर दे दूं, कुछ भी नाम मान लो, आर मान लो, मैं कहता हूं आर को कंपोनेंट्स में रिजोल्व कराओ, या हमने रिजोल्व कराया, इस तरफ एंगल थीटा, इस तरफ ये, बताइए कि इस कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आएगी। जिस तरफ थीटा होगा उस तरफ आप लिखेंगे कोस, तो कोस थीटा, और कोस थीटा के सामने ये ए है ना, जो ओरिजिनल वेक्टर था वो, यहां ओरिजिनल वेक्टर है आर, तो लिखेंगे आर कोस थीटा। जिस तरफ थीटा नहीं है उससे अपोजिट लिखेंगे आर साइन थीटा, तो ये आप डायरेक्टली लिखेंगे, जिस तरफ थीटा है उस तरफ कोस आएगा और उससे अपोजिट साइन आएगा। अब उसके बाद अगर इस थीटा की भी वैल्यू हम निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड 2/1, 2 को 1 से डिवाइड कर दो, हमें मिलेगा ए वाई अपॉन ए एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा अपॉन ए कोस थीटा, ए से ए कैंसिल आउट, टेन थीटा इक्वल्स टू ए वाई अपॉन ए एक्स, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स। ये थीटा की वैल्यू भी हमें मिल गई है कि कितना थीटा है। अब एक चीज और बचती है लास्ट में, अगर हम ए एक्स ए वाई और ए में आपस में सब में रिलेशन निकाले, या सिंपली आप ये देखिए, आप ऐसा करिए, इसका स्क्वायर करिए, बनेगा ए एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर करिए, ए वाई स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों को ऐड कर दो स्क्वायर करने के बाद, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, दोनों में है यहां पे तो कॉमन आएगा, अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और उसकी वैल्यू बनी 1। यहां से हमारे पास आया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर,
ए हमारे पास बनेगा a इक्वल्स टू अंडर रूट ax स्क्वेयर प्लस ay स्क्वेयर। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई है। ये था आज का हमारा टॉपिक, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इनको करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।